चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज हम लोग ये चैप्टर करने आ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बताइए? एबीसी कॉस्टिंग। कॉपी में हेडिंग दीजिए एबीसी कॉस्टिंग। कोचिंग का बुक आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, लेकिन आज हम लोग का बुक का यूज नहीं, क्योंकि बुक हम लोग तब यूज करेंगे जब सम्स करेंगे। आज पहला क्लास है, तो आज पूरा इंट्रोडक्शन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, इस पार्ट से पहले भी जब ये ओल्ड सिलेबस में भी ये चैप्टर था, तब भी इससे थ्योरी क्वेश्चन आते थे। तो अभी भी आपके एग्जाम में भी कुछ थ्योरी क्वेश्चन इससे आएंगे, इसीलिए इसका पहला क्लास जो है उसमें हम लोग थ्योरी पूरा कर रहे हैं, और सेकंड क्लास में हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ा बहुत थ्योरी आने का भी चांसेस है एबीसी कॉस्टिंग से। चलिए, कॉपी में हेडिंग दे दीजिए एबीसी कॉस्टिंग। कॉपी निकालो, निकाल लिए ना? खोलिए। ओके, वेरी गुड। दीपक लिख दियो, लिखो एबीसी कॉस्टिंग। हेडिंग दे दियो ना बाबू। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या होगा बताइए? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया भाई? देखिए, खर्चा को बांटने का, जैसे आप याद करिए बचपन में आपने ओवरहेड किया था। बचपन मतलब सेम टू में आप लोग ओवरहेड किया, इसका रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है। तो ओवरहेड चैप्टर जो लोग किए होंगे उन लोगों को पता होगा कि ओवरहेड में हम लोग करते क्या थे बताइए? ओवरहेड में हम लोग खर्चा दिया रहता था, या खर्चा हम लोग निकाल लेते थे, और निकाल के फिर खर्चा को बांट देते थे। यस और नो? बांटते ही थे ना। एक कोई ना कोई यूनिट दिया रहता, उससे डिवाइड करके पर यूनिट निकाल देते थे। तो देखिए, खर्चा को बांटने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे हम लोग कोई कॉमन बेसिस पे खर्चा को बांट दिए, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड बताइए? ट्रेडिशनल। और एबीसी मेथड क्या है? एबीसी मेथड थोड़ा एडवांस मेथड है। कैसा मेथड है बताइए? एडवांस। इस मेथड में बोला गया है कि एक्सपेंसेस और ओवरहेड आर टू बी एलोकेटेड ऑन सम स्पेसिफिक बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज। मतलब हर खर्चा को ना एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के हिसाब से बांटेंगे। जैसे बात समझिए, जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो कोई एक कॉमन बेसिस पे कोचिंग का खर्चा निकाल दिए। तो ये कॉमन बेसिस मतलब कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो खर्चा निकालेंगे क्या हो गया? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कोई एक तो कॉमन बेसिस जो दुनिया एक्सेप्ट करता है, जो दुनिया मानता है, उसके बेसिस पे हम लोग खर्चा को बांट दी। एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत लोग सोचते हैं एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका मतलब होता है एलोकेटिंग द एक्सपेंसेस, एलोकेटिंग द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। हर खर्चा का ना अपना अपना स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा को बांट देना, इसको बोलते हैं एबीसी कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं बाबू बताइए? बोलो ना, एबीसी कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? तो एबीसी कॉस्टिंग का फुल फॉर्म लिखने वाले हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, एबीसी कॉस्टिंग मीन्स, प्लीज लिखो ना, एबीसी कॉस्टिंग मीन्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हो गया? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो क्या आपका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछेगा? नहीं। देखो, कभी भी कोई चैप्टर जब फर्स्ट क्लास करते हो ना, वो कॉन्सेप्ट के लिए होता है। इसका जो फर्स्ट क्लास कर रहे हो वो एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें थ्योरी, फर्स्ट क्लास पूरा थ्योरी, सेकंड क्लास डायरेक्ट सम्स, स्मार्ट सम्स एकदम पगला कर दीजिएगा। बस ये सब से देखो आपके लिए एकदम नया है ये, और ये सब चैप्टर आपने सुना नहीं, हम लोग के लिए एकदम कॉमन चीज है, क्योंकि हम लोग पहले ओल्ड सिलेबस में सेम 4 में था, न्यू सिलेबस में सेम 3 में आ गया। बात समझे ना? तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। आइए दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस इज द मेथड। एक बार साइलेंट बटन दबा दीजिए ना प्लीज, किसी का फोन बज रहा, बाबू का मैसेज आ रहा, सुबह साइलेंट कर दीजिए। लिखिए एबी, क्या लिखे बाबू बोलो? दिस इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंसेस। दिस इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंसेस on the basis of specific activities हो गया? फिर से बोले क्या? दिस इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। खर्चा को बांटो किसके बेसिस पे? स्पेसिफिक एक्टिविटी के बेसिस। इस चैप्टर से जो भी थ्योरी आ सकते हैं, देखो हर चैप्टर से थ्योरी बनता भी नहीं है। जिस सेम 3 का जो आपका सिलेबस है ना, उसमें हर चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो जिस चैप्टर से बन सकता है या थ्योरी आ सकता है, वो आपको हम लिखाते भी जा रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं, और सम्स तो करना ही है डेफिनेटली। तो भाइयों और बहनों, कॉपी में हेडिंग दे दियो एबीसी। 2.1 पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 1 में उसका फुल फॉर्म लिख दिए, पॉइंट 2 में उसका क्या लिख दिए? ये डेफिनेशन लिख दिए। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा और आगे निकलते हैं। अब ना कॉपी में 2 डब्बा बनाइएगा, मतलब 2 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम में क्या लिखोगे? एक कॉलम में लिखोगे ट्रेडिशनल मेथड, एक कॉलम में क्या लिखोगे?
एबीसी कॉस्टिंग। बनाओ डब्बा बनाओ प्लीज। दो डब्बा बनाओगे। एक कॉलम में क्या लिखोगे? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक में लिखिए एबीसी कॉस्टिंग। इजी चैप्टर है सब, कुछ ज्यादा बॉम्बेस्टिक नहीं है। चले क्या? देखो भाई, दो डब्बा बना लिए। अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए। ट्रेडिशनल वाला डब्बा में लिखिए फर्स्ट पॉइंट। 5-6 पॉइंट लिखेंगे। लिखिए ट्रेडिशनल वाले में, दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं। लिखिए लिखिए, बैठे हो चुपचाप, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में। लिखिएगा तब तो। लिखिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। स्पेलिंग बोले क्या? बोल दे रहे ना? ए नहीं बोले, ओके। ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया। उसका लिखिए, दिस इज हाँ एबीसी वाला डब्बा में, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दिस इज कौन सा कॉस्टिंग बताइए? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। दूसरा पॉइंट में आइए। ये पहला पॉइंट में फुल फॉर्म ही चिपका दिया, समझे ना? दूसरा पॉइंट लिखिए, अंडर दिस मेथड under this method cost is allocated cost is क्या बाबू? allocated on some common basis such as machine hours and लेबर आवर्स। मतलब पुराना जमाना में ना जितना भी खर्चा होता था नॉर्मली या तो मशीन के हिसाब से बांट देते थे या तो लेबर के हिसाब से बांट देते थे। आप याद करिए, ओवरहेड में भी हम लोग जो भी खर्चा का पर यूनिट निकालते थे या तो मशीन के हिसाब से या तो लेबर के हिसाब से। वही बात यहाँ पे लिखा है, या तो मशीन आवर के हिसाब से या तो लेबर आवर्स के हिसाब से। डन विद दिस। अब आइए उसमें, आइए दूसरा कॉलम में आइए। लिखिए, हेयर overhead is allocated on the basis of कल क्या होगा बताइए?
ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। हो गया। चलो अगला में आओ, तीसरा पॉइंट में आइए। हो गया। अब आइए तीसरा पॉइंट में। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में लिखिए इट इज सिंपल। ये सिंपल है आप लोग का तरह, ठीक है। उसमें लिखिए इट इज कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल है और ये क्या बाबू, कॉम्प्लेक्स। मतलब ये इजी है, ये थोड़ा झमेला वाला चीज है। उसका लिखिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में इट इज लेस एक्यूरेट। ऐसा सा पॉइंट लिख रहे कि एक बार में याद हो जाएगा, एकदम इजी पॉइंट। इट इज लेस एक्यूरेट और उसमें लिखिए क्या लिखोगे, इट इज मोर एक्यूरेट। ग्रेट, जीनियस। इट इज मोर एक्यूरेट। ये कम एक्यूरेट है क्योंकि देखो इसमें क्या है, जैसे कॉमन बेसिस पे खर्चा बांट दिए। यहां पर क्या हर एक एक्टिविटी के हिसाब से बांट दी, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो गया। कितना पॉइंट हो गया बोलो? पॉइंट नंबर 5 लिखिए पॉइंट नंबर 5 लिखिए इट हैज लिमिटेड सपोर्ट। इट हैज लिमिटेड सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग। इट हैज लिमिटेड सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग और उसमें लिखिए इट हैज मोर सपोर्ट मोर मत लिखिए, थोड़ा अच्छा इंग्लिश लिखते हैं। इट हैज डिटेल इंसाइट। इट हैज डिटेल इंसाइट इन इंसाइट INSIGHT insight in decision making। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या है, कितना पॉइंट है क्या बोलो? एक ठो और लिख दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। लिखिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग is less precise। क्या लिखा होगा बताइए? इट इज लेस प्रिसाइज और उसमें लिखिए इट इज इन डिटेल। सॉरी, इन डिटेल मत लिखिए, इट इज मोर प्रिसाइज। हो गया। चलो पहला डिफरेंट पॉइंट हम लोग लिख लिए। देखो इससे ट्रेडिशनल, इससे देखो तब से यही बात सुनने को आपको मिल रहा है कि जब इसको प्रैक्टिकली बनाओगे तो और बेटर समझ पाओगे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग दोनों बनाने के लिए आपको एग्जाम में देखो, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो ये सम्स है। देखिए 2021 ऑनर्स में आया हुआ है, सब कुछ दिया है, बोला 2 बार एक ही चीज 2 बार बनाना पड़ेगा। एक बार खर्चा को निकालना पड़ेगा लेबर आवर्स के हिसाब से और एक बार उसका एक्टिविटी के हिसाब से। एक्टिविटी मतलब कि एकदम स्पेसिफिक एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा आपको बांटना पड़ेगा। तो यही होता है एबीसी कॉस्टिंग, जहां पे आपको 2 बार बनाने बोलेगा एक बार ट्रेडिशनल मेथड से बनाइए, एक बार एबीसी कॉस्टिंग से बनाइए। तो जब ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो कोई कॉमन मशीन आवर्स या लेबर आवर्स इसके आधार पर खर्चा बांटेंगे, और जब एबीसी कॉस्टिंग से बनाएंगे तो एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा को बांटते हैं। अब लिखिए पॉइंट नंबर कितना हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर 3 तो कॉन्सेप्ट हो गया बाबू। कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए। अच्छा देखो अब इसमें क्या है ना, अगर आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, तो फीचर्स भी तो वो वाला पॉइंट लिख दोगे ना। बुक्स से अब खोलते हो आप, बुक्स में क्या देखोगे? एक बार फीचर्स लिखा, एक बार एडवांटेज लिखा, एक बार डिसएडवांटेज लिखा। वैसे हम लोग नहीं लिखते,
जो फीचर्स है वो जो राइट साइड में देख रहे हो एबीसी कॉस्टिंग का, वही फीचर्स भी हो जाएगा और वही एडवांटेज भी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन खाली लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर कितना, 3 की 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख लीजिए। स्टेट द एडवांटेज ऑफ, 3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेज ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, स्टेट द एडवांटेज ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। कौन सा आंसर होगा बताइए? वो डब्बा में राइट साइड में जितना पॉइंट लिखे एबीसी वाला चिपका दीजिएगा। स्टेट द एडवांटेज ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, उसके हाँ एडवांटेज, एडवांटेज फीचर्स दोनों। फिर लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। क्या चीज? ये मतलब ज्यादातर पॉइंट तो सेम ही होगा ना, लगभग पॉइंट। उसका लिखिए कॉन्सेप्ट, 6 पॉइंट इसीलिए होता है, उसमें से आप 4-5 पॉइंट पिक करके लिख सकते हो, 5। उसके बाद लिखिए अगला क्वेश्चन, स्टेट द फीचर्स ऑफ, पहले क्वेश्चन लिखिए फिर समझाते हैं पूरा, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट नहीं लिख सकते। स्टेट द फीचर्स ऑफ एबीसी कॉस्टिंग हो गया। अब पहले ठंडा दिमाग से समझिए, आप एबीसी कॉस्टिंग का एक एक पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है, उसका फुल फॉर्म है। दूसरा पॉइंट क्या बोलिए, वो भी उसका एक्सप्लेनेशन है। तीसरा पॉइंट क्या बताइए, कॉम्प्लेक्स, ये उसका एडवांटेज नहीं है, वो आपको पढ़ के खुद समझ आएगा कि भाई कौन सा तारीफ है कौन सा तारीफ नहीं है। देखो जब आप किसी का फीचर्स पढ़ते हो ना, ठंडा दिमाग से समझो, बचपन में भी पढ़े हो, जब आप किसी का फीचर्स पढ़ते हो तो दैट मे बी गुड और दैट मे बी बैड। सो इफ इट इज गुड दैट बिकम्स द एडवांटेज, इफ इट इज बैड दैट बिकम्स द डिसएडवांटेज। स्मार्ट बनी। अब आपको अलग से तो पढ़ने आधार कार्ड नहीं है, उसमें ये वाला पॉइंट देख के लग रहा है कि भाई ये एडवांटेज नहीं। उसके बाद क्या अगला पॉइंट पढ़ी, अच्छा लगा ना सुन के? उसके बाद ये भी सुन के अच्छा लगा, इट इज मोर, सब सुन के अच्छा लग रहा है, एक टू पॉइंट के लिए अच्छा नहीं लगा तो मत लिखिएगा, बात समझिए ना। अब इसके लिए आपको अलग से फिर से वही चीज लिखाएंगे, दैट इज नॉट अ जस्टिफाइबल डील। इसीलिए आपको समझना होगा कि क्या लिख सकते क्या नहीं सकते। लेकिन अब देखो फिर हमको एक बार मेहनत करना पड़ेगा क्या लिखने के लिए, एबीसी का डिसएडवांटेज, क्योंकि डिसएडवांटेज तो उसमें नहीं है। फिर हम क्या बोले आपको, फीचर्स में कुछ एडवांटेजेस होते हैं कुछ डिसएडवांटेज। तो अगर आपसे फीचर्स पूछेगा तो 5-6 लिख सकता है, लेकिन अगर एडवांटेज पूछा तो खाली कॉम्प्लेक्स वाला मत लिखिएगा। इतना तो आपको भी समझ आता है, जैसे बच्चे ने बोला भी, तो उतना तो आपको खुद भी समझ आता है कि भाई ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। यस और नो गाइस? अब थोड़ा बेइज्जती कर लेते हैं, लेकिन बेइज्जती लिखना पड़ेगा। लिखिए कॉन्सेप्ट को, हमें क्वेश्चन नंबर 5, एक ही तो है ना, थोड़ा और बेइज्जती करना होगा ना डिटेल में। कितना क्वेश्चन हो गया पता है, कॉन्सेप्ट कितना हो गया बाबा? समझ गया दोनों का आंसर क्या होगा? रटिए मत, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 ना बाबू, लिखिए स्टेट द लिमिटेशन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। यही सब चीज बुक में 10 पेज में लिखा रहता है। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। चले देखिए, रेडी? अच्छा, खराबी में पहला पॉइंट तो ऊपर में ही था, क्या था बताइए? लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इट इज कॉम्प्लेक्स। इट इज क्या बाबू? कॉम्प्लेक्स लिख दिए। एक पॉइंट तो आपको रेडीमेड मिल गया, अब और बेइज्जती करते आओ। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एबीसी कॉस्टिंग। वो कैसे लिख रहे इतना कंजूसी कर करके, एकदम एक ही में एडजस्ट कर दे रहे हो, थोड़ा स्पेस लेके लिखो। एबीसी कॉस्टिंग कैन बी एक्सपेंसिव। यस, एबीसी कॉस्टिंग कैन बी एक्सपेंसिव, महंगा होता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। सब हलवा पॉइंट दे रहे हैं आपको, जिसे आपको याद करने में सुविधा हो। पूड़ी का साथ मोड़ के खा लीजिएगा। उसका बताइए कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इट इज नॉट सुटेबल। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। 3 कैसे हुआ? एक बेइज्जती तो आप खुद किए, जो पहले से लिखा हो तो कॉम्प्लेक्स। फिर दूसरा वाला हम आपको क्या लिखवाए बताइए? एक्सपेंसिव। तीसरा क्या लिखवाए बताइए? टाइम कंज्यूमिंग। अभी बोलो तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। हाँ बस हो गया, आपको आधा बात समझ नहीं आ रहा। देखिए अगला पॉइंट लिखिए, डिस्टर्ब मत करिए क्लास को। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4 लिखो, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न।
इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। छोटा बिजनेसमैन लोग का हैसियत नहीं है। फिर से बोले क्या बाबू? इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। हम रिपीट कर देंगे पूरा एक बार फिर से, आप पहले लिख लीजिए अच्छे से। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न लिख लिया बाबू। कॉन्सेप्ट नंबर, मतलब ये कितना पॉइंट हो गया? 4, 5वां बेइज्जती करिए। एबीसी कॉस्टिंग, ABC costing does not help to predict future. कितना पॉइंट हो गया बाबू बताइए? कितना पॉइंट हो गया बोलो? 5। पॉइंट नंबर 6 आइए। एबीसी कॉस्टिंग may not include comprehensive unit हो गया बाबू? आइए अगला पॉइंट में चले। कितना पॉइंट हो गया बोलो? 6। पॉइंट नंबर 7 में आइए। काफी, अब इसको मत लिखिए, 6 काफी हो गया। तो एडवांटेज हो गया, लिमिटेशन हो गया, बेइज्जती कर लिए, तारीफ कर लिए। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि एबीसी कॉस्टिंग का इस्तेमाल कौन कौन से बिजनेस में होता है? लिखिए। अगला हेडिंग लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में। एप्लीकेशन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। आपसे पूछेगा कौन कौन सा बिजनेस में इसका यूज होता है। लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट कॉस्टिंग। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोडक्ट कॉस्टिंग करने में ये हेल्प करता है, प्रोसेस का इंप्रूवमेंट में ये हेल्प करता है। तीसरा लिखिए, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कस्टमर लिख दिया बाबू, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। 5 पॉइंट लिखना है। अगला लिखिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कितना पॉइंट हो गया? 5। एप्लीकेशन भी हो गया। अब एक तो थ्योरी खाली बाकी है, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, हाँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लिख दिए। देखो, जब अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई नहीं करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। जैसे आप मान लीजिए आपको पता नहीं किस पार्ट से थ्योरी, किस पार्ट से सम, आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक से एग्जाम हॉल में। बहुत बार क्या होता है, जैसे आप सोचो ना, आप देखो लास्ट जो 2 चैप्टर आपको पढ़ा है, लाइक एक कौन कौन सा चैप्टर है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट। उसमें थ्योरी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मतलब उसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मतलब थ्योरी बोल के कुछ नहीं पढ़ा है। इसमें क्या है, पहले थ्योरी पढ़ा रहे फिर अगले दिन सम्स कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, गारंटीड। इसीलिए लास्ट टॉपिक लिखिए, लास्ट मतलब थ्योरी लिखिए, कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर। लास्ट थ्योरी लिखिए, कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर। POOL, पूल, स्विमिंग पूल वाला, कॉस्ट पूल, स्विमिंग पूल वाला पूल। कॉस्ट पूल लिख दिए, कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर।
देखिए कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से, बात नहीं बाबू। कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर, ये टॉपिक का नाम है। कॉस्ट पूल का अलग कॉन्सेप्ट आएगा, कॉस्ट ड्राइवर का अलग कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आपको हम एक तो बॉक्स बनाएंगे जिसमें कॉस्ट पूल का कुछ एग्जांपल देंगे, उसका कॉस्ट ड्राइवर का एग्जांपल देंगे, खत्म हो जाएगा। बस अगला दिन आके सम्स बनाना शुरू कर देंगे, बस इतना ही थ्योरी पढ़ना है आपको। बट देखो ऐसे क्या, अभी पढ़ा भी दिए, समझा भी दिए, लिखा भी दिए, तो आधा ज़्यादा चीज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब बना के लिखना है कल एग्जाम में, लिखिए इधर। चलिए बाबू, कॉस्ट पहले समझना होगा, कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है। देखिए कॉस्ट पूल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट, खर्चा को ग्रुपिंग करना। मतलब ग्रुपिंग करना मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो खर्चा को हम लोग कॉस्ट पूल कहते हैं। खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कॉस्ट पूल। जैसे सेटअप, मशीन सेटअप कॉस्ट, इसका मतलब ये खर्चा किससे रिलेटेड है, मशीन सेटअप से रिलेटेड। अच्छा, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट मतलब ये खर्चा किससे रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। अब इंस्टॉलेशन में एक ही तो खर्चा नहीं होता है ना, बहुत सारा खर्चा होता है। जैसे आप एसी इंस्टॉल करिएगा उसमें, वहाँ जैसे मान लीजिए नया नया जब कोचिंग, आज से एक साल पहले ये कोचिंग खरीदा गया था, ठीक है, आज से 1 साल पहले। तो 1 साल पहले जब इसको हम लोग लिए तो इसमें मशीन सेटअप हुआ ना, तो उसमें देखिए एसी इंस्टॉलेशन वो भी एक मशीन है, वो उसका सेटअप कॉस्ट, एसी इंस्टॉलेशन वो भी सेटअप इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसका ये भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो ये सारा खर्चा किस कैटेगरी में चला जाएगा, इंस्टॉलेशन का। बोलिए हाँ कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। इंस्टॉलेशन मतलब क्या, सारा एक तरह चला जाए तो ग्रुपिंग ऑफ कॉमन कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पूल। जब सारा खर्चा को, जो एक नेचर का खर्चा है, उसको एक कैटेगरी में बांट देते हैं, तो उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। बात समझे ना। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो इंस्पेक्शन होगा तो कोई एक मटेरियल का तो नहीं होगा, जितना मटेरियल है सबका इंस्पेक्शन होगा। तो जो जब भी इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। बात समझे ना। मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब जब रिपेयरिंग होता है, एसी का भी रिपेयरिंग हो सकता है, इसका भी रिपेयरिंग हो सकता है, चेयर का भी रिपेयरिंग हो सकता है, तो जो भी खर्चा, चेयर का रिपेयरिंग नहीं होगा, टूट जाता है ना, तो ये जितना भी खर्चा है ये सारा कौन सा कॉस्ट में आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो कॉस्ट पूल मतलब समझिए ना, पूलिंग द कॉस्ट टुगेदर ऑफ द सेम नेचर। जो भी एक तरह का खर्चा है उसको एक कैटेगरी में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। कॉस्ट, आप सिंपल लैंग्वेज समझिए, कॉस्ट पूल मतलब खर्चा, दैट्स इट। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर किसको बोलते हैं बताइए, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है जिस चीज के लिए वो खर्चा हुआ है उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। द कॉज ऑफ द कॉस्ट, इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहे, खर्चा का कारण, खर्चा का कारण। तो खर्चा का जो कारण होगा, एक में बताइए, आप यहां बैठे हो इसीलिए ना हमको पंखा चलाना पड़ रहा, एसी चलाना पड़ रहा, इलेक्ट्रिसिटी जल रहा, बोर्ड जल रहा है, ऐसा नो गाइस। अगर आप नहीं आते तो क्या ये सब चलेगा, कोई पॉइंट नहीं, ये सब बंद होकर अपना चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये सब खर्चा मेरा क्यों हो रहा बताइए, क्योंकि आप, और इसका वजह कौन हो, आप। कौन हो वजह बताइए, आप, आपके कारण हो रहा ना। तो मेरा लिए मेरा कॉस्ट पूल हो गया कोचिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। लिखिए, पंखा चला दिया वो, देखिए लिखिए पॉइंट नंबर 1, देखिए कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल हेडिंग दे दिए, कॉस्ट पूल लिखिए। इट रेफर्स टू, का तोड़ दोगे का बोर्ड लिख के, बाप रे, लिखिए क्या लिखिए बाबू, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, it refers to क्या लिखा वो, इट रेफर्स टू प्रोसेस, एक आदमी बोलिए ना, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट ऑन common basis. It collects all the cost. It collects all the cost associated with specific activities. क्या लिखा होगा बताइए, स्पेसिफिक एक्टिविटी। उसका लिखिए कॉस्ट पूल
cost pool accumulates स्पेलिंग बोले क्या? ACCUMALETS accumulates all cost on कॉमन बेसिस, कॉमन एक्टिविटी, ऑल कॉस्ट ऑन कॉमन एक्टिविटी। लिख लिए? ये कॉस्ट पूल का डेफिनेशन हो गया। अब उसके नीचे लिखिए कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट कहां है? कॉस्ट पूल का इतना ही, फिर से बोले बाबू, ठीक है। कॉस्ट पूल एक्यूमुलेट्स ऑल कॉस्ट ऑन कॉमन एक्टिविटी। कोई अगर अच्छा से लिखे हो ना तो हमको फोटो भेज देना, ठीक है? एकदम साफ सुथरा लिखे हो तो फोटो भेज देना। नाम, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर भेज दीजिए, हम ऐड कर देंगे। अभी हम क्लास करा रहे हो, सेम 3 का ही क्लास करा रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब कॉस्ट ड्राइवर क्या? कॉस्ट ड्राइवर आर द factors cost drivers are the factors behind the cost pool, behind the cost consumption लिखिएगा, behind the cost consumption। behind the cost consumption हो गया? फिर से बोले क्या? हो गया, लिख लियो। cost drivers are the factors behind the cost consumption। उसका लिखिए cost drivers are actually the basis for cost allocation। फिर से बोले क्या? बेसिस फॉर कॉस्ट एलोकेशन। हो गया? पक्का? देखिए हो गया। उसका 2 डब्बा बनाइए उसके नीचे। हाँ, सिम 3 का इसमें नहीं मिलेगा बाबू। दो डब्बा बना लियो बाबू, बना लियो। एक में लिखिए कॉस्ट पूल, एक में लिखिए कॉस्ट पूल, एक में लिखिए कॉस्ट पूल, और एक में लिखिए कॉस्ट ड्राइवर। एक में लिखिए कॉस्ट पूल, एक में क्या हो? कॉस्ट ड्राइवर। लिख दिए? 4-5 एग्जांपल आपको हम कॉस्ट पूल का लिखवाएंगे, 4-5 एग्जांपल कॉस्ट ड्राइवर, उसी का कॉस्ट ड्राइवर लिखवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको देखो, कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर पूछने से पूरा लिख दीजिएगा। लिखिए कॉस्ट पूल वाला डब्बा में लिखिए सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट पूल वाला डब्बा में लिखिए सेटअप कॉस्ट। उसका ड्राइवर लिखिए नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ मशीन सेटअप। उसके अलावा अगला में चलिए इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट पूल वाला डब्बा में इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट लिख दिए? उसमें लिखिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन।
नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट में लिखिए, हाँ कॉस्ट पूल वाला में मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बाद आइए मेंटेनेंस कॉस्ट लिख दिए, तारपोरे उसका लिखिए मेंटेनेंस कॉस्ट का कॉस्ट पूल लिखिए, मेंटेनेंस आवर्स, सॉरी कॉस्ट ड्राइवर लिखिए, मेंटेनेंस आवर्स, चार्ट हुआ 3 हुआ, चार्ट एक तो और लिखिए, बस खत्म। अच्छा 5 तो लिख दीजिए पूरा पूरी। मेंटेनेंस का मेंटेनेंस आवर्स, मेंटेनेंस कॉस्ट का कैसे बांटेंगे, मेंटेनेंस आवर्स के हिसाब से। फिर से बोले क्या लिख लियो, चलो उसका लिखो मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पूल खर्चा हो गया, मटेरियल को हैंडल करने का खर्चा। और कॉस्ट ड्राइवर में लिखिए नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन, नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन बोल रहे बाबू, REQUISITIONS, नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन। हो गया बाबू, हो गया, क्या और लिखोगे? और एक तो लिखिए परचेज एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट, परचेज एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट, परचेज एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट, इसका यूनिट लिखिए, मतलब कॉस्ट ड्राइवर लिखिए, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। चलिए कॉस्ट का थ्योरी भी बहुत बोरिंग होता है, बट कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा ना। हो गया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर फर्स्ट क्लास एग्जॉस्टिवली कंप्लीटेड, इसके बाहर कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, समझ रहे हो ना। अब आप अगला दिन आओगे ना तो हम सम्स कराएंगे। थैंक यू सो मच, चलो।